हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी शिल्पा मैम। आई एम टीचिंग योर संस्कृत एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू योर संस्कृत लेसन नंबर 9 विच नेम इज भाषा सज्जता। भाषा सज्जता यानी कि गुड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। तो कोई भी लैंग्वेज अगर हमें सीखनी है तो अच्छे से सीखनी है, अच्छे से बोलनी है, तो हमें उसका ग्रामर, उसका जो व्याकरण है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो आगे जो हमने पहले पढ़ाया वो सारे आपके लेसन थे ताकि आप बोर ना हो जाए। पर जैसे आपको अब थोड़ा बहुत भी इसमें इंटरेस्ट आ गया है तो अब हम इसका ग्रामर टॉपिक लेते हैं। इसके बाद मैं आपको धातु की, विभक्ति की और भी क्लिपिंग आपको सेंड करूँगी जिसमें कुछ और ऐड किया हुआ है। पर फिलहाल तो अभी आपकी बुक में लेसन नंबर 9 जो भाषा सज्जता है उसमें जो दिया गया है वही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। उसके भी मैंने पार्ट बनाए हैं। तो ये है हमारा पार्ट 1। तो लेट अस ट्राई टू डेवलप सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत लैंग्वेज के बारे में कुछ समझ हम विकसाते हैं। तो इसके लिए हमने 2 एक्टिविटी यहाँ पर ली हैं। सबसे पहले तो हमें ये कहना है कि read the words given below without touching the lips to each other। तो सबसे पहले तो जो साउंड हम कहाँ से प्रोनाउंस करते हैं वो हमें देखना है। तो साउंड हम किसे कहेंगे? साउंड यानी कि वर्ण। वर्ण हम किसे कहेंगे? अ वोवेल, और अ कॉन्सोनेंट विदाउट अ वोवेल इज नोन एज वर्ण। ठीक है, या तो वोवेल या कॉन्सोनेंट जिसमें वोवेल ऐड नहीं है वैसा वाला कॉन्सोनेंट, उसे भी हम वर्ण कहेंगे। तो ये जो है म, प, भ, ये सारे हमारे वर्ण हैं। ठीक है, और वोवेल में देखते हैं तो अ, आ, ई, वो सारे वोवेल हैं हमारे, वो भी वर्ण हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी में आपको बताया गया है कि आपके ये जो नीचे वर्ड दिए गए हैं वो आप आपकी लिप्स को एक दूसरे को टच किए बिना, यानी कि एक लिप्स पकड़कर आपको बोलना है। मेरे साथ ही आप बोलना। क्या आप बोल सकते हैं? मनोजः पठति भारतः फलं बभूव। प, म, भ, फ, ब। बोल सकते हैं? नहीं ना? ओके। एक्टिविटी 2, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स विदाउट टचिंग द टंग एंड टीथ टू ईच अदर। आपकी टंग और टीथ को एक दूसरे को टच नहीं कराना है, यानी कि आप टंग को पकड़ के बोलो। नहीं बोल सकते ना। टंग को एक बार अगर आप पकड़ते हैं तो बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। अब टंग को छोड़ दो, अब बोलो तत्परः ददाति धनम पंथाः। ठीक है, तो आप बोल पाओ। एक्चुअली प जो है पंथाः वो भी लेबियल है, ओष्य है, तो इसे इसमें नहीं ले सकते। त, थ, द, ध। ठीक है, जैसे कि हमें लेना है थान, थान। ठीक है, तो ये जो है हमारी टिप ऑफ द टंग वो हमारे टिथ के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में, टीथ ऊपर वाले जो टीथ है उसके नीचे टच होगी। त, थ, द, ध। ठीक है, तो और त, थ, द, ध, न। तो ये सारे जो लेटर हम बोलते हैं तो हमारी टिप ऑफ द टंग है वो अपर टीथ, उसकी जो एज है किनारे, वहाँ पर वो टच होगा। एक बार आप भी मेरे साथ बोल के देखना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, त, थ, द, ध, न। कुड यू रीड द वर्ड्स? नॉट। वाई? थिंक एंड डिस्कस। क्या आप ये वर्ड पढ़ पाए? नहीं। क्यों नहीं पढ़ पाए? सोचो और इसका डिस्कस करो। फाइंड द रीज़न, उसका कारण ढूंढो, एंड राइट इन योर नोटबुक। और आपकी नोटबुक में लिखो कि क्यों आप ऐसा नहीं कर पाए। तो डिस्कस दैट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेबल ऑन बेसिस ऑफ योर डिस्कशन। आपने जो चर्चा विचारणा की है उसके बेस पर हमने यहाँ पर एक टेबल बनाया है, उसको समझो कि इसी वजह से आप ऊपर वाले जो वर्ड है वो नहीं बोल पाए। हाँ, तो यहाँ पर हमारा ये टेबल दिया गया है जिसको आपको भी साथ साथ में देखना है। तो वर्ण स्थानानी, मैंने आपको बताया वर्ण किसे कहते हैं, या तो वोवेल को या फिर विदाउट वोवेल कॉन्सोनेंट, उसको हम कहेंगे वर्ण।
तो वर्ण स्थानानी, ये जो वर्ण है, ये जो लेटर है, वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ से प्रोनाउंस होते हैं, उसका प्लेस कहाँ है, स्थान कहाँ है, ये हमें टेबल में बताया गया है। तो देखो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला जो कॉलम है उसमें लिखा है प्लेस यानी कि स्थान। एक है गटरा यानी कि गले में से, कंठ में से जो निकलती है, गुजराती में हम इसे कहेंगे कंठस्थ। फिर है पैलेटल, पैलेटल यानी कि तालवु, हमारा जो ऊपर का तालवा है ना वो, तो उसे कहेंगे हम तालव्य लेटर। फिर है सेरेब्रेट, सेरेब्रेट यानी कि मूर्धन्य, मूर्धन्य यानी कि हमारे तालवे का जो बीच वाला हिस्सा है वो। फिर है डेंटल यानी कि दंत्य। फिर है लिबियल यानी कि ओष्ठ्य, होठ, ठीक है, होठ से बोले जाते हैं वो। इसके बाद वाला जो कॉलम है वो है वॉवेल। यहाँ पर जो स्पेलिंग है वो गलत लिखा गया है, VOWEL वॉवेल आता है, वॉवेल यानी कि स्वर, ठीक है। उसमें भी जो वॉवेल है वो शॉर्ट वॉवेल, वॉवेल जो है वो सारे शॉर्ट होते हैं। शॉर्ट यानी कि उसमें वो फट से बोले जाते हैं, लंबे नहीं होते। लंबे तो ठीक है, उसको हम आराम से बोलते हैं। जिसको हम छुट्टा फेंकते हैं उसे हम हार्ड कहेंगे, और जो जिसको हम आराम से सॉफ्टली बोलते हैं उसे हम सॉफ्ट कहेंगे, ठीक है। तो वो जो सारे वॉवेल है वो सॉफ्ट है, क्यों, ये आराम से, हम उसको छुट्टा नहीं फेंकते। अ, आ, ई, रू, लू, ऊ, ए, आई, ओ, औ, हम आराम से बोलते हैं। और इसको देखो, क, ख, च, छ, तो हम उसको छुट्टा फेंकते हैं, हार्शली बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो हार्श है यानी कि हार्ड है, और ये सॉफ्ट है, ठीक है। तो अब देखो, इसमें सॉफ्ट वॉवेल है, उसमें भी शॉर्ट है, लॉन्ग है और संधि लॉन्ग है। संधि लॉन्ग यानी कि संयुक्त, ठीक है। शॉर्ट है उसे हम कहेंगे ह्रस्व, लॉन्ग है उसे हम कहेंगे दीर्घ, और जो आपका संधि लॉन्ग है उसे हम कहेंगे संयुक्त स्वर। तो स्वर को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, ठीक है। तो शॉर्ट कौन सा है? अ, ई, रू, लू, ऊ। दीर्घ कौन से है? आ, ई, रू, ऊ। और संयुक्त स्वर कौन से हैं? ए, आई, ओ, औ, ठीक है। उसमें ए जो है वो गले में से बोला जाता है, आई जो है वो ग्लटरल है यानी गले और पैलेटल दोनों का यूज़ करके बोला जाता है। ओ जो है, ओ और औ वो दोनों भी ग्लटरल और लिबियल, गले में से भी इसकी हवा निकलती है, और उसका जो जेस्चर है हमारा मुंह का वो लेबियो यानी कि ओष्ठ से भी बनता है, ओ और औ बोलते वक्त। अब देखते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। अ, आ गले में से, सॉरी वॉवेल में अगर हम अभी डीप में देखते हैं तो अ, आ है वो गले में से आवाज़ निकलती है, ई है वो पैलेटल यानी कि तालव्य से बोला जाता है, रू जो है वो मूर्धन्य से बोला जाता है, लू है, लू वो डेंटल से बोला जाता है, और ऊ है वो ओष्ठ से, होठ से बोला जाता है। अब आते हैं कॉन्सोनेंट में। तो कॉन्सोनेंट में हमारे पास 2 हिस्से हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट, हार्ड एंड सॉफ्ट, और एक है सिबिलेंट। सिबिलेंट यानी कि ऊष्माक्षर, ऊष्माक्षर इसमें बहुत सारी हवा बाहर निकलती है डायरेक्ट गले में से, तो इसे हम कहेंगे ऊष्माक्षर, ठीक है। तो देखो श बोलो, श, श और स, ठीक है। श बोलते हैं तो देखो पैलेटल यानी कि हमारी जो हमारी जो टंग है वो ऐसे थोड़ी फोल्ड हो जाएगी, और इसकी दोनों एज है, दोनों किनारी है वो हमारे पैलेटल पर टच होगी, पर इसमें हवा बहुत निकलती है। श बोलो साथ में। फिर है श, तो ये श बोलने जाएंगे तब हमारी टिप ऑफ द टंग है वो बीच में, पैलेटल के बीच में टच होती है। और बोलो स, तो स बोलते हैं तब हमारी टिप ऑफ द टंग है वो हमारे टीथ के बिल्कुल पीछे टच हो जाएगी, तो इसीलिए वो डेंटल है। और जो सॉफ्ट, तो श, श और स ये हम बोलते हैं तो छुट्टा फेंकते हैं,
थोड़ा हार्शली यूज बोलते हैं, तो इसीलिए वो हार्ड है। और हाँ आराम से बोला जाएगा, कहीं भी जीभ टच नहीं होगी, डायरेक्ट गले में से आवाज़ निकलेगी, हवा निकलेगी और आराम से निकलेगी, तो ये सॉफ्ट है। ये कंप्लीट हो गया। अब आगे वाला हिस्सा देखते हैं, हार्ड वाला। क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ। देखो हार्शली बोलते हैं, यानी कि हम छुट्टा फेंकते हैं, तो इसीलिए वो हार्ड है। ठीक है, उसमें क ख गले में से आता है, च छ तालव्य में से आता है, ट ठ मूर्धन्य है, त थ डेंटल है और प फ ओष्ठ्य है। अब उसमें सॉफ्ट आते हैं। सॉफ्ट में हमें 3 बताए हैं, अदरवाइज अंग, य, अण, न और म, ये नेज़ल वर्ड है। ठीक है, इसकी जो पोजीशन है वहाँ से तो वो बोले ही जाते हैं, पर इसके साथ साथ थोड़ी सी हवा हमारे नाक में से भी बाहर निकलती है, इसीलिए हम इसे नेज़ल कहते हैं। ये सॉफ्ट है पर साथ साथ में नेज़ल है। तो ग अंग, अंग नेज़ल है, ज इय नेज़ल है, ढ अण नेज़ल है, द ध न नेज़ल है, ब म उसमें म नेज़ल है। आगे देखो, ग गले में से आवाज़ आती है, ज तालव्य में से, तालु जो है वहाँ से आवाज़ आती है, ढ हमारा जो मूर्धन्य तालवे के बीच वाला हिस्सा है वहाँ टंग टच करेगी, वहाँ से आवाज़ आती है, ध दांत हमारे टिप ऑफ द टंग है, वो दांत को टच करता है और वहाँ से आवाज़ आती है, भ वो हमारा ओष्ठ है, दोनों जॉइंट होता है, वहाँ से आवाज़ आती है, इसीलिए वो लेबल है। अब देखो यहाँ पर एक और कॉलम दिया गया है, एंथेस्था। एंथेस्था यानी कि अंतस्थ, अंतस्थ। ठीक है, अंतस्थ जो गुजराती में हम कहते हैं, य, र, ल, ठीक है, और व। तो ये अंतस्थ, अंदर से आवाज़ आती है और हवा फोर्स से आती है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे अंतस्थ कहते हैं, या र ल व। उसमें भी जो व है, तो व है वो हमारा ऊपर वाला जो टीथ है वो नीचे वाली लिप्स को टच करेगा, व हम ऐसे बोलेंगे। और इंग्लिश में एक है वॉट, वाई, विच, डब्ल्यू वाला व, तो वो टोटली लेबियल है, यानी कि ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी समझ में आता जाएगा। और एक बार जब स्कूल खुल जाती है तो मैं डायरेक्ट फेस टू फेस भी आपको ये टॉपिक फिर से लूँगी, ताकि आप मेरे सामने देखकर भी समझ सकते हैं कि हाँ मैडम इस तरह से बोल रहे हैं। ओके, लेट्स अहेड। तो ये था आपका पेज नंबर 43। अब हम आते हैं पेज नंबर 44 पे। ठीक है, तो पेज नंबर 44 पे यहाँ पर दिया गया है, नाउ यू नो विच इंटरनल माउथ ऑर्गन्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस सर्टेन साउंड्स। तो ये वर्ण बोलने के लिए, चौकस ये जो वर्ण है उसको बोलने के लिए हमारे मुंह का कौन सा अवयव यूज होता है, ये आप समझ गए होंगे। The production place of each sound is different. हर कोई वर्ण का उत्पत्ति स्थान है, उच्चारण स्थान है, वो अलग अलग है। ये आपकी समझ में अब आ गया होगा। The production place of vowels and consonant are mentioned in the above table. ठीक है, वोवेल और कॉन्सोनेंट का जो प्रोडक्शन प्लेस है वो हमारे इस टेबल में हमें बताया गया है। स्टडिंग द टेबल, जैसे जैसे हम ये टेबल की स्टडी करते जाएंगे, यू विल लर्न या वी विल नो विच ऑर्गन ऑफ माउथ आर मेनली नीडेड टू प्रोड्यूस द साउंड ऑफ ईच अल्फ़ाबेट। ठीक है, हर एक अल्फ़ाबेट, हर एक लेटर को बोलने के लिए हमारे माउथ का कौन सा ऑर्गन यूज़ होता है, किसकी ज़रूरत पड़ती है मेनली, वो हमारी समझ में आता जाएगा। The study of the table shows that there are 33 consonants and 30
वॉवेल्स। ठीक है, आपको ये अंडरलाइन इसीलिए किया गया है क्योंकि आपको भी याद रखना है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि संस्कृत में कॉन्सोनेंट कितने होते हैं और वॉवेल कितने होते हैं। तो 33 कॉन्सोनेंट होते हैं और 13 वॉवेल होते हैं। ठीक है, देयर आर मोर वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स। वैसे तो जो ओल्ड संस्कृत है उसमें बहुत सारे कॉन्सोनेंट है और बहुत सारे वॉवेल्स है, बट इन मॉडर्न क्लासिकल संस्कृत, हमारा जो नए अद्यतन संस्कृत है, उसमें द साउंड मेंशन्ड हियर आर मोर यूज्ड। यहाँ पर जो बताए गए हैं इतने वर्ण ज़्यादातर यूज़ होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक्टिविटी बताई गई है। एक्टिविटी में आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। राइट द अल्फ़ाबेट्स ऑफ ग्लटरल साउंड एंड डिवाइड देम इन वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। ठीक है, वोवेल और कॉन्सोनेंट में जो ग्लटरल साउंड है उसको हमें डिवाइड करना है। आप टेबल देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड में पैलेटल साउंड है और थर्ड में सेरेब्रल साउंड है। ठीक है, ओके। इसके बाद देखते हैं हम इसकी एक्सरसाइज। तो देखो, एक्सरसाइज में आपको दिया गया है राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन लेजिबल हैंडराइटिंग। लेजिबल हैंडराइटिंग यानी कि गुड हैंडराइटिंग। तो उसमें भद्रम, नृपः, उत्तुंगः, भविष्यति, चंचलः, शंकरः उतना लिखना है। फिर है क्लासिफाई द फॉलोइंग साउंड्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्शन प्लेस। प्रोडक्शन प्लेस के अकॉर्डिंग आपका इसका वर्गीकरण करना है। क ख ग घ जो दिया है आपको, क ख ग घ, वो कौन सा साउंड है? ग्लटरल। प फ ब भ कौन सा साउंड है? लेबियल। एंड ट ठ ड ढ कौन सा साउंड है? कौन सा साउंड है? सेरेब्रेट। ठीक है, ट ठ ड ढ सेरेब्रेट यानी कि मूर्धन्य। समझ में आ गया ना अब? ओके, नाउ रीड दिस सेंटेंसेस। राकेशः क्रीडति, विपुलः पुस्तकं पठति, मम माता गायति, दया फलम ददाति। ये चारों सेंटेंस देखो। अब वहाँ पर हमें बताया गया है कि रीड द अबाउ सेंटेंसेस केयरफुली। ऊपर वाले जो सेंटेंस है उसको ध्यान से पढ़ो। इन एनी सेंटेंसेस एंड इन एनी सेंटेंस नाउन्स एंड वर्ब्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। कोई भी वाक्य होता है, कोई भी लैंग्वेज में होता है, तो उसमें कर्ता और क्रियापद ये दोनों मेन होते हैं, जिसकी वजह से द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस डिपेंड्स ऑन दिस 2 टर्म्स। यानी कि ये 2 मेन वर्ब जो है इसके ऊपर डिपेंड रहता है। कर्ता और क्रियापद होता है तो उससे भी सेंटेंस बनता है, जैसे कि मनोज सिंग्स, सीमा गायती। ठीक है, सीमा गाती है। 2 है तब भी हम सेंटेंस समझ सकते हैं, पर उसमें से एक ही आता है तो हमारी समझ में नहीं आता है, या अदर वर्ड कितने भी रखते हैं पर इसमें कर्ता और क्रियापद नहीं होता है तो सेंटेंस हमारी समझ में नहीं आएगा। द नाउन इज जॉइंड विथ वर्ब इन वेरियस रिलेशनशिप इन ए सेंटेंस। तो सेंटेंस में, वाक्य में जो कर्ता है, जो संज्ञा है, वो क्रियापद के साथ अलग अलग तरीके से, अलग अलग संबंध से जुड़ी जाती है। दिस रिलेशन, इस संबंध, ये संबंध, दिस रिलेशन इज जॉइंड यूजिंग केसेस। ये जो संबंध है वो विभक्ति यूज करके हम जॉइंट करते हैं, विभक्ति को यूज करके हम जॉइंट करते हैं। दिस वे, इस तरह से केसेस लिंक टू जॉइन द वेरियस टर्म्स। केसेस यानी विभक्तियाँ, विभक्तियाँ जो है वो अलग अलग चीज़ों को जॉइंट करने के लिए यूज होती है। नाउन्स आर जॉइंट विथ वर्ब्स इन 6 ways by 6 cases। संज्ञा जो है, कर्ता जो है, वो क्रियापद के साथ 6 तरह से जुड़ती है और इस 6 तरह को हम कहते हैं विभक्ति। 6 विभक्ति। मोरओवर, उसके अलावा एक होता है एड्रेस समवन यानी कि संबोधन विभक्ति।
लोकेटिव केस इज़ यूज्ड, यानी कि जो स्थान दर्शक है वो विभक्ति यूज़ होती है, वो सप्तमी होती है। और है सिक्स केस मीन्स जेनेटिव केस, और छठी वाली जो है वो संबंधक विभक्ति है। किसी नाउन का और कोई नाउन के साथ, थिंग हो या पर्सन हो, उसके साथ क्या संबंध है वो दर्शाने के लिए हम षष्ठी विभक्ति यानी कि जेनेटिव केस यूज़ करते हैं। विच जॉइंस वन नाउन विथ अदर नाउन, एक नाम दूसरे नाम के साथ जॉइंट होता है, चाहे वो चीज़ का हो चाहे वो व्यक्ति का हो। ठीक है, आइए आगे हम देखते हैं पेज नंबर 45 का ये टेबल जो है इंट्रोडक्शन ऑफ केसेस, विभक्ति का परिचय। ठीक है, तो विभक्ति का मैं अलग से आपको क्लिपिंग सेंड करूँगी, उसमें भी आप समझ जाएंगे कि विभक्ति क्या होती है और इसका मीनिंग क्या होता है, पर यहाँ जितना हो सकता है उतना मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले वाला हमारा कॉलम है, उसमें लिखा है नेम ऑफ द केस। फर्स्ट केस नॉमिनेटिव, सेकेंड एक्यूजेटिव, थर्ड इंस्ट्रूमेंटल, फोर्थ डेटिव, फिफ्थ एब्लेटिव, सिक्स्थ जेनेटिव, सेवंथ लोकेटिव और एट संबोधन यानी कि एड्रेस। आइए डिप में देखते हैं। प्रथमा विभक्ति है नॉमिनेटिव यानी कि कर्ता विभक्ति, सेकंड है एक्यूजेटिव यानी कि कर्म विभक्ति, थर्ड है इंस्ट्रूमेंटल यानी कि करण विभक्ति, फोर्थ है डेटिव कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान। ठीक है, अपादान एंड संप्रदान। फोर्थ एंड फिफ्थ है अपादान एंड संप्रदान, डेटिव एंड एब्लेटिव। ठीक है, सिक्स है जेनेटिव यानी कि संबंधक, सेवंथ है लोकेटिव यानी कि स्थान दर्शक, और एट है संबोधन यानी कि एड्रेस, एड्रेस यानी कि संबोधन। हाँ, अब व्हाट इज शोज, ये जो विभक्ति है वो क्या दर्शाती है, ये सेकंड वाला हमारा कॉलम है उसमें दर्शाया गया है। कर्ता विभक्ति है वो डूअर ऑफ द एक्शन, कर्ता दर्शाती है यानी कि क्रिया का करनार कौन है वो। ठीक है, एग्जाम्पल दिया गया है गजह यानी कि एलिफेंट। सेकंड जो है हमारी कर्म विभक्ति है वो क्या दर्शाती है, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन यानी कि क्रिया का कर्म, कर्म कौन है वो दर्शाती है। तो एग्जाम्पल दिया गया है गजम यानी कि टू द एलिफेंट। थर्ड है इंस्ट्रूमेंटल यानी कि करण विभक्ति, साधन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, कौन से साधन से ये क्रिया की जाती है। ठीक है, तो गजेना यानी कि बाय द एलिफेंट। फिर है डेटिव, डेटिव वो दर्शाता है, अपादान विभक्ति है, वो दर्शाती है कि हम किसके लिए ये क्रिया कर रहे हैं, वन फॉर दैट द एक्शन हैपन, किसके लिए ये क्रिया होती है, यानी कि गजाए फॉर द एलिफेंट। फिर जो है एब्लेटिव, एब्लेटिव वो दर्शाता है द प्लेस फ्रॉम विच इट डिपार्ट्स, जिससे ये अलग होता है, किसी से कुछ अलग होता है। जैसे कि हमने सुना है वृक्षात् पर्णाः पतन्ति, यानी कि पेड़ पर से पत्ते गिरते हैं। तो किससे गिरते हैं, पत्ते किससे अलग होते हैं, पेड़ से। तो पेड़ से अलग होता है, तो पेड़ जो है वो पंचमी विभक्ति में आता है वृक्षात्। यहाँ पर दिया गया है गजात् यानी कि फ्रॉम द एलिफेंट। षष्ठी विभक्ति है जेनेटिव यानी कि संबंधक विभक्ति। तो वन विथ होम इट हैज़ रिलेशन, इसका संबंध किसके साथ है, व्यक्ति का व्यक्ति के साथ, व्यक्ति का वस्तु के साथ। तो ये संबंध दर्शाता है, तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है इलस्ट्रेशन यानी कि एग्जाम्पल में गजस्य यानी कि ऑफ द एलिफेंट, नो नी नो ना, जहाँ भी गुजराती में यूज़ होता है वहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगते हैं। अब है लोकेटिव, लोकेटिव माना द सोर्स ऑफ द एक्शन, सोर्स, सोर्स यानी कि बेस। ठीक है, स्थान दर्शाता है। जैसे कि हम कहते हैं अच्छा,
जैसे कि हम कहते हैं कि ग्रामे जनाः वसन्ति, गाममा लोको वसे छे, गांव में लोग रहते हैं। तो ग्रामे जो है वो सप्तमी विभक्ति है, गांव में, ठीक है। किसी के ऊपर अगर हम स्थान दर्शाते हैं कि पेड़ के ऊपर है, ठीक है, पंछी पेड़ के ऊपर है, तो पेड़ के ऊपर वो भी स्थान दर्शाता है, तो वो भी सप्तमी विभक्ति में आता है। फिर है संबोधन। संबोधन यानी कि whom to talk, हम किससे बात करना चाहते हैं उसे हम एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं। तो हे गज, ओ एलिफेंट, ठीक है। अब नीचे उसमें दिया गया है कि विद द स्टडी ऑफ द अबाउ टेबल ऑफ केसेस सेंटेंसेस ऑफ संस्कृत कैन इजीली बी अंडरस्टूड। तो ऊपर वाला जो टेबल है इसके सहारे से, उसकी सहायता से संस्कृत की जो सेंटेंस है वो अच्छे से समझ सकते हैं। फिर है विद द हेल्प ऑफ द अबाउ टेबल फाइंड आउट द सेंटेंसेस फ्रॉम द बुक। आपने जो आगे 8 लेसन पढ़े हैं उस लेसन में से ऐसे सेंटेंस ढूंढ निकालो जिसमें कि ये विभक्तियाँ यूज़ की गई हैं, अलग अलग विभक्तियाँ यूज़ की गई हैं, ठीक है। हैव बीन यूज्ड एंड नॉट देम, और इसको लिखो, वो अलग अलग सेंटेंस आप जो ढूंढते हैं उसको लिखो। तो यहाँ हमारा पेज नंबर 45 हम कंप्लीट करते हैं। आगे आते हैं पेज नंबर 46 पर, ठीक है। अच्छे से आपके डाइजेस्ट में भी ये दिया गया है। तो रामा का जैसे मैं लेती हूँ उस वक्त मैं आपको साथ में ये भी बता दूँगी, ठीक है, पर वो मैं बाद में आपको सिखाऊंगी। तो कम टू पेज नंबर 46, वहाँ पर बताया गया है रामः बालः नृपः शाला लता माला वनम पुस्तकम धनम। क्लासिफाई द अबाउ नाउन्स इन मस्कुलिन, फेमिनाइन एंड न्यूटर जेंडर। जेंडर यानी कि वचन, लिंग, ठीक है, जेंडर यानी कि लिंग। तो आपको ऊपर जो नाम दिए हैं उसमें आप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में इसका वर्गीकरण करें। तो रामः, बाला और नृपा जो है वो पुल्लिंग है, शाला, लता, माला जो है वो स्त्रीलिंग है, और वनम, पुस्तकम और धनम जो है वो नपुंसकलिंग है। इन संस्कृत सम नाउन्स एंड्स विथ नॉवेल्स। संस्कृत में कई नाम ऐसे होते हैं जो स्वर से उसका जिसका अंत होता है, जिसे हम कहेंगे स्वरांत। सम एंडिंग विथ वॉवेल्स आर कॉल्ड वॉवेल एंडिंग, यानी कि स्वरांत कहेंगे। एंड एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट एंडिंग, और जो व्यंजन से जिसका अंत होता है उसे हम व्यंजनांत कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वन, वन हलंत नहीं लेना है, साबुत लेना है, पूरा वन लेना है। वन यानी कि इसके पीछे अ आता है। बाला, शाला एटसेट्रा आर वॉवेल एंडिंग। वाइल भगवत, वाक, मरुत, देखो त, क और त ये इसका अंत है, तो इसे हम कहेंगे व्यंजनांत, यानी कि कॉन्सोनेंट से इसका अंत होता है। इन संस्कृत केस ऑफ ईच नाउन आर सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल, अवचन, ठीक है। बाकी सारे लैंग्वेज में एक वचन और बहुवचन होता है। ओनली एंड ओनली एक संस्कृत ऐसी लैंग्वेज है कि जिसके अंदर 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग इलस्ट्रेशंस। नीचे जो उदाहरण दिए गए हैं इससे समझने का प्रयत्न करो। कीप इन माइंड दैट डेक्लिनेशंस विच आर मोस्टली यूज्ड इन डेक्लिनेशंस, यानी कि जो विभक्ति का, हाँ विभक्ति, तो जो विभक्ति जनरली यानी कि मोस्टली ज़्यादातर जो यूज़ होती है वो बोल्ड लेटर में दी गई है। आपको यहाँ पर राम अकारांत पुल्लिंग जो है उसकी विभक्तियाँ दी गई है। तो वो विभक्ति में जो बोल्ड हैंडराइटिंग में लिखा गया है वो ज़्यादातर यूज़ होती है। सबसे पहले तो हम देखते हैं प्रथमा, द्वितीया और षष्ठी, ये ज़्यादातर यूज़ होती है विभक्ति, ठीक है। और उसमें भी रामः एक वचन और रामः बहुवचन वो ज़्यादातर यूज़ होता है। रामम द्वितीया विभक्ति में रामम एक वचन और रामन बहुवचन वो ज़्यादातर यूज़ होती है। अब आ जाओ षष्ठी विभक्ति में। तो षष्ठी विभक्ति में है रामस्य एक वचन और रामाणाम बहुवचन वो ज़्यादातर यूज़ होता है। तो जनरली आप संस्कृत में जितनी भी विभक्तियाँ अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत या फिर कॉन्सोनेंट
व्यंजनांत जो भी आप देखते हैं उसमें प्रथमा, द्वितीया और षष्ठी ये मेन है। उसके फॉर्म आप ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले है प्रथमा विभक्ति यानी कि नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव को हम कहेंगे सब्जेक्ट या फिर डूअर। उसका प्रत्यय कोई भी नहीं है और प्रयोग इसका होता है रामः, जैसे कि रामः फलम खादति, रामः फलम खादति, ठीक है। तो राम ईट्स अ फ्रूट, ओके। हाँ, यहाँ पर ऐसे सूटेबल नहीं रहेगा, मैं डाइजेस्ट में से जब आपको ये कराऊंगी तब आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही लर्न करेंगे, रामः रामौ रामाः, एक राम, दो राम और बहुत सारे राम। रामम रामौ रामान, एक राम को, ठीक है। तो को प्रत्यय जहाँ लगता है वहाँ ये द्वितीय विभक्ति आती है, ठीक है। रामम यानी कि राम को, रामौ दो राम को और रामान बहुत सारे राम को, ठीक है। फिर तृतीय विभक्ति है तो ये है इंस्ट्रूमेंट यानी कि साधन, ठीक है। करण विभक्ति किसके द्वारा किया गया है, तो प्रत्यय वहाँ लगेगा विथ और बाय, किससे, ठीक है। अब देखो हम लेते हैं तो रामः बाणेन मृगम विद्यति, राम ने बाण द्वारा हरण को मारा, ठीक है। राम ने बाण द्वारा, तो बाण द्वारा जो हम लेते हैं किससे, तो बाण द्वारा, तो द्वारा जो हम लेते हैं वो है हमारा करण विभक्ति। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे रामेण यानी एक राम द्वारा, रामाभ्याम दो राम द्वारा और रामैहि बहुत सारे राम द्वारा, ठीक है। अब चतुर्थी विभक्ति है रामाय। रामाय यानी कि दैट फॉर whom एक्ट इज डन, तो फॉर उसके लिए प्रत्यय आता है फॉर, अथवा तो टू गिव टू, किसको हमें देना है, ठीक है। संप्रदाय, तो उसके लिए हम चतुर्थी विभक्ति यूज़ करते हैं, जैसे कि रामः ब्राह्मणाय दक्षिणाम यच्छति, राम ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं, तो ब्राह्मण को उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्राह्मणाय। तो यहाँ पर है रामाय यानी कि राम को, एक राम को, रामाभ्याम दो राम को और रामेभ्यः बहुत सारे राम को हम देते हैं, जिनको देते हैं उसके लिए यूज़ होता है। अब आपकी है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति है अप्रधान विभक्ति यानी कि दैट, फ्रॉम विच और फ्रॉम होम, ठीक है। जिससे अलग होता है, कुछ अलग होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था, जैसे कि वृक्षा पर्णाः पतन्ति यानी कि वृक्ष पर से पान गिरते हैं, तो किससे गिरते हैं, किससे अलग होते हैं, वृक्ष से, तो वृक्ष को हम पंचमी विभक्ति में रखते हैं, जैसे कि रामः अयोध्यायाः, रामः अयोध्यायाः वनम गच्छति, राम अयोध्या से वन में जाते हैं, तो अयोध्या से अलग होते हैं और वन में जाते हैं, इसीलिए वो पंचमी विभक्ति में हम रखते हैं। तो रामात एक राम से अलग होता है, रामाभ्याम दो राम से अलग होते हैं और रामेभ्यः बहुत सारे राम से अलग होते हैं। अब षष्ठी विभक्ति पहले भी मैंने आपको बताया था, उसका नाम संबंधक विभक्ति यानी कि रिलेशन दर्शाती है, रिलेशन ऑफ वन नाउन विथ अनदर नाउन, ठीक है। तो राम्स प्लेस इज लार्ज, रामस्य प्रासादः विशालः अस्ति, राम का महल बहुत बड़ा है, राम का, रामस्य, ठीक है। का, को, की जहाँ भी यूज़ होता है वहाँ पर हम षष्ठी विभक्ति यूज़ करते हैं। एक राम का, रामयोः दो राम का और रामाणाम बहुत सारे राम का, ठीक है। सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति जो है द प्लेस और टाइम, वो क्या दर्शाती है, या तो स्थान दर्शाती है या फिर समय दर्शाती है क्रिया का। तो जैसे कि रामे
चित्तलयः सदा भवतु मे। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, यानी कि मेरे मन में हमेशा राम का स्मरण हो। तो मेरे मन में कहने के लिए हम चित्तलयः यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ रामे, रामयोः 2 राम के लिए, और रामेषु बहुत सारे राम के लिए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ग्रामे जनाः वसन्ति, तो यहाँ पर रामे यानी कि राम में, और ग्रामे यानी कि गांव में। ठीक है, ऐसे ही पेड़ के ऊपर कुछ है वो दर्शाने के लिए भी हम सप्तमी विभक्ति यूज़ करेंगे। ठीक है, तो रामे, रामयोः, रामेषु, और संबोधन है हे राम, हे रामो, हे रामा। हाँ, यानी कि एड्रेस, किसी को हम कॉलिंग करते हैं कि वो राम अहम तव दासः अस्मि, हे राम मैं तुम्हारा दास हूँ। उसके लिए ओ राम आई एम योर सर्वेंट। तो हे आगे आता है संबोधन करने के लिए, वहाँ हम अष्टमी विभक्ति यूज़ करते हैं। रामा एंडिंग इज अ मस्कुलिन नाउन, अकारांत पुल्लिंग नाम है। रामा जो है वो फॉर्म द डेक्लिनेशन, तो आज ही है अकारांत पुल्लिंग का जो टेबल था, उसी तरह हम अकारांत बालका बनाएंगे। आपको नोटबुक में लिखना है और इसका पिक मुझे सेंड करना है। ठीक है, रामा रामौ रामाः, बालौ बालौ बालाः, रामं रामौ रामान, बालं बालौ बालान्, रामेण रामाभ्यां रामैः, बालेन बालाभ्यां बालैः, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः, बालाय बालाभ्यां बालेभ्यः, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः, बालात् बालाभ्यां बालेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणां, बालस्य बालयोः बालानां, रामे रामयोः रामेषु, बाले बालयोः बालेषु, हे राम हे रामौ हे रामाः, हे बाल हे बालौ हे बालाः। इस तरह से आपको लिखना है। तो यहाँ भाषा सज्जता का आपका पार्ट 1 जो है वो मैं यहाँ कंप्लीट करती हूँ। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। नहीं आया है तो मैं फेस टू फेस मिलूँगी, तब आपको फिर से एक्सप्लेन करके बताऊँगी, या फिर मैं अलग से क्लिपिंग बना के धातु रूप की और विभक्ति की आपको मैं सेंड करूँगी। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।